हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पढ़ रहे थे डेली करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उस बारे में हम यहाँ रोजाना डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है ना बच्चों, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी की स्पेशल मीटिंग हुई है 3 नवंबर को। जो एमपीसी की स्पेशल मीटिंग हुई है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कि ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, दूसरा इसकी मीटिंग कब कब होती है तो ये स्पेशल मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसने जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट था वो उसने क्रॉस कर लिया इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। तो इस सब मुद्दों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप जानते हो, देखो यहाँ पर मैं हर चीज डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनिटरी पॉलिसी का हल्का हल्का जानकारी दे पाऊंगा। जो इसकी एक शर्त है, जो पुरानी कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप जानते हो आरबीआई का मुख्य काम जो होता है ना, वो क्या होता है? क्या वो नोट छापना है? क्या वो बैंकों का रेगुलेशन है? बिल्कुल है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी आरबीआई का एक काम है। पर जो आरबीआई का मुख्य काम होता है वो होता है मॉनिटरी पॉलिसी बनाना। आरबीआई का जो मुख्य काम है बच्चों, वो बाकी काम तो है सही, जो करेंसी प्रिंटिंग का या फिर क्या कहते हैं उसको, बैंकों का रेगुलेशन का, लेकिन सबसे मुख्य काम होता है मॉनिटरी पॉलिसी बनाना। मॉनिटरी पॉलिसी बच्चों ऐसी पॉलिसी होती है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्या काम करता है बच्चों? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई कुछ नहीं होती है, कैसे होता है? बेसिकली ये होता है सिंपल, ज्यादातर जो मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करता है ना, वो रेपो रेट के माध्यम से करता है। अब आप पूछोगे रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट बच्चों वो होती है जिसपे आरबीआई जो है ना, ये बैंक है ना, बैंक इनको लोन देता है। आरबीआई बैंकों को जिस रेट पर लोन देता है ना, जो ब्याज लेता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सपोज करो अभी रेपो रेट 4% है, अब आरबीआई ने इसको बढ़ा के 8% कर दिया 1 मिनट के लिए। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट 8% कर दी, तो इसका क्या मतलब होगा कि बैंक को जो आरबीआई से लोन मिलेगा वो कितने में मिलेगा? 8% में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर को 8 से ज्यादा पे देंगे, अपना मार्जिन जोड़ेंगे उसमें। हो सकता है कि वो उसको 10, 12, 15% तक दे। और अगर सपोज करो इसको घटा के बैंक आरबीआई को 2% कर दे रेपो रेट को, तो अब बैंक को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा, तो कस्टमर को भी जाहिर सी बात है सस्ते दाम पर लोन देगा। और आप ये तो जानते हो, अगर लोन सस्ता मिलेगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, और लोन महंगा मिलेगा तो कम लोग लोन लेंगे। तो इस प्रकार से जो लोन के जो लेता है ना, बैंक द्वारा लोन देता है ना कस्टमर को, वो लोन के इंटरेस्ट को घटा बढ़ा के आरबीआई क्या करता है, बाजार में मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेता है। सपोज करो आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई कम करना, तो लोन महंगी कर देगा। महंगी कैसे कर देगा? रेपो रेट बढ़ा देगा। सपोज करो आरबीआई चाहता है कि है ना, बाजार में मनी सप्लाई या पैसे की मात्रा बढ़े, तो लोन सस्ता कर देगा। तो अब वो आदमी जो पहले महंगी ब्याज दर पर लोन नहीं लेना चाहते थे, वो भी अब लोन ले लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आरबीआई क्या करता है, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, और समय समय पर उसका रिव्यू करता है, मॉनिटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है। यहां तक बात क्लियर है? दूसरी बात, अभी ऐसा करता क्यों? आरबीआई को क्या शौक चढ़ गया कि वो मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, ऐसा करता है, रिपोर्ट घटाता बढ़ाता है? तो बच्चों, आरबीआई का जो मुख्य कार्य है ना, वो होता है एक इन्फ्लेशन कंट्रोल। किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं अभी कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पर यह आया था कि भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई को। कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किसका मुख्य कार्य होता है? क्या वो रिजर्व बैंक का है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या फिर किसी और संस्था का है? तो बच्चों, सरकार का नहीं है। सरकार, अब आप लोग हमेशा कहते हो महंगाई बढ़ते सरकार दोषी है, जबकि है ना, ये सुन के अजीब लगेगा
कि जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है, महंगाई का नियंत्रण, वो सरकार का मुख्य काम नहीं है, वो आरबीआई का मुख्य काम है। कोई भी एग्जाम में आए तो आपको फिर भाव को कि सरकार नहीं टिक लगाना कि सरकार जिम्मेदार है महंगाई के लिए, ऐसा हम लोगों के एक मन में भ्रम, मतलब सरकार भी जिम्मेदार है महंगाई के लिए, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। पर अगर क्वेश्चन के रूप में पूछी कि भारत में मुख्य काम किसका है महंगाई कंट्रोल का, तो बच्चों आरबीआई का होता है। तो अब बच्चों इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करेगा आरबीआई? अब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? जैसे सपोज करो, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है कि जो डिमांड है ना बच्चों, वो सप्लाई से ज्यादा है। सपोज करो 100 किलो टमाटर है और जो बाजार में मांग है वो 105 किलो की है, खाने वाले ज्यादा है, तो अब जाहिर सी बात है उस चीज का भाव बढ़ जाएगा। तो आरबीआई कैसा कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? वो उसका डिमांड खत्म करके करता है। सपोज करो बाजार में मोटरसाइकिल की खूब महंगाई होगी, बाइक की, अब आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा, तो उससे क्या होगा? लोन महंगे हो जाएंगे, तो कुछ लोग लोन नहीं लेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा? महंगाई कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई क्या कर सकता है? महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। कई बार डिमांड बढ़ानी ही पड़ती है, महंगाई बढ़ानी पड़ती है। अब आप लोग कहोगे महंगाई बढ़ाने के आरबीआई क्या पागल हो गया क्या? तो बिल्कुल, कुछ मात्रा में महंगाई होना बहुत अच्छी बात होती है देश के लिए। महंगाई अच्छी का मतलब होता है कि लगभग 2-4% महंगाई होना अच्छा होता है। महंगाई होने का मतलब है कि डिमांड है, लोग मांग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पैसा, तो इससे क्या होगा? डिमांड है तो लोग प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो रोजगार मिलेगा। सपोज करो अगर प्याज में बिल्कुल ही महंगाई खत्म हो जाए, तो इसका मतलब प्याज की मांग ही नहीं है, जनता के द्वारा मांग नहीं है, तो किसान को क्या इंटरेस्ट है उसको प्रोडक्शन करने का? जब उसकी चीज की डिमांड होगी, उसके भाव बढ़ेगा, तभी तो वो प्रोडक्शन करेगा ना। तो इसलिए थोड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन हमेशा जरूरी होता है। इन्फ्लेशन खराब चीज नहीं है, ज्यादा इन्फ्लेशन खराब होता है। आपसे कोई पूछे कि महंगाई खराब चीज है क्या, तो नहीं बच्चों, ये इकोनॉमिक्स का खास सिद्धांत है। अब हालांकि हमने ये राजनेताओं के भाषण सुन के महंगाई के प्रति हमारे मन में जहर भरा हुआ है, पर ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। एक लिमिटेड मात्रा में इन्फ्लेशन अच्छी होती है, उसके बाद कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इन्फ्लेशन वो फिर देश को बर्बाद करती है। इसलिए है ना, कभी कभी क्या करता है, इन्फ्लेशन बढ़ानी ही पड़ जाती है। जैसे 0% होगी इन्फ्लेशन, या सपोज करो महंगाई की वजह से सस्ता ही होगी, नेगेटिव में चल गई, तो ऐसी स्थिति में डिमांड बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट कम करेगा, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग लोन ले और वापस से बाजार में डिमांड बढ़ जाए। तो बच्चों, अब मैं आपको यहां तक मैं बता दिया कि आरबीआई का मुख्य कार्य था इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्या बनाया आरबीआई ने? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। अब मैं आपको एक और चीज का डिस्कस करूंगा, फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहां से आई, इसके बारे में हम अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आपको पता है आरबीआई की स्थापना हुई थी किससे, और आरबीआई को जो पावर दी गई है वो आरबीआई की स्ट्रक्चरल, वो इसके लिए एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, यही बात है। इस एक्ट में क्या दिया गया? आरबीआई के क्या फंक्शन होंगे, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी, गवर्नर होगा तो कितने टाइम के लिए बनेगा, कितने डिप्टी गवर्नर होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो बोर्ड होता है उसका आरबीआई का, वो उसका क्या होगा, इसकी क्या पावर होगी, क्या इसके काम होंगे, तो सब। तो बच्चों, प्रारंभ में क्या होता था? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड करने का निर्णय आरबीआई का गवर्नर अकेला करता था। जो ये आरबीआई का गवर्नर था, इसको फुल प्लेस पावर दी गई थी। ये इंडिविजुअल आधार पर यह निर्णय करता था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, रेपो रेट क्या होगी, कम करना है ज्यादा करना है, ये इसका विवेकाधिकार था अकेले का। और दूसरा, कोई इन्फ्लेशन की रेट भी फिक्स नहीं थी। मैंने बताया था थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़िया होती है, अब थोड़ी कितनी बढ़िया होती है। तो ये आरबीआई का गवर्नर अपनी मर्जी से निर्णय करता था, अपने सब विवेक से निर्णय करता था। उसको लगता था कि 4% महंगाई बढ़िया है, तो उसके ऊपर बढ़ते वो रेपो रेट बढ़ाने लग जाया करता था, उससे नीचे घटते हैं वो रेपो रेट घटाने लग जाया करता था। परंतु बच्चों, ऐसा नहीं चलता। जो हम लोकतांत्रिक सिस्टम में रहते हैं, तो यहाँ ऐसा किसी का अधिकारी का मन मर्जी से काम नहीं होता। उसके लिए कोई टारगेट होना चाहिए ना, किसे आप महंगाई बोलोगे।
कितने परसेंट महंगाई होनी चाहिए, तो इस एक अधिकारी के निर्णय से डिसाइड नहीं होगा, न ये इंडिविजुअल पावर लेगा। और दुनिया भर में भी यही प्रैक्टिस है कि अकेला गवर्नर निर्णय लेता। तो फिर क्या किया गया, तो 2014 के आसपास क्या किया था, एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई थी बच्चों। आरबीआई ने क्या किया था, एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई थी। उर्जित पटेल आपने सुना होगा, पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे रघुराम राजन के टाइम पे, बाद में ये आरबीआई के गवर्नर बन गए थे, बीच में इस्तीफा देकर भागना पड़ा, उसका क्या रीजन है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये कमेटी बैठी थी, इन कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने ये कहा कि केवल आरबीआई गवर्नर अकेला निर्णय नहीं ले, एक कमेटी बना दो आप, जिसको क्या कहो, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है बच्चों, कि गवर्नर अकेला निर्णय नहीं करेगा, बल्कि एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि रेपो रेट क्या होगी, कम करनी ज्यादा करनी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर डिसाइड के पास पावर दी जाए। दूसरा, इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है वहां में जो गवर्नर की मन मर्जी पड़े उसको लगे 4% ठीक, दूसरा गवर्नर आया उसको लगता है 5% इन्फ्लेशन सही है, तीसरा गवर्नर आ गया उसको लगता है 3% इन्फ्लेशन सही है। तो ऐसा नहीं, एक टारगेट हो, उस टारगेट को फिर अचीव करना गवर्नर की जिम्मेदारी, मतलब एमपीसी की जिम्मेदारी हो। और अगर अचीव नहीं कर पाती तो उसकी कोई फिर सजा हो, कुछ उसको कोई प्रावधान करना पड़े, आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना, आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई हम अचीव क्यों नहीं कर पा। तो बच्चों ये सब इसने, जो उर्जित पटेल कमेटी ने क्या किया, ये सब सिफारिश थी। इसी की सिफारिश की पालना में 2016 में क्या आया, मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ आरबीआई और भारत सरकार के बीच में। और है ना, आरबीआई एक्ट जो था उसमें, जो आरबीआई एक्ट 1934 था, उसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके क्या किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया कि आरबीआई जो है ना, गवर्नर खुद निर्णय नहीं लेगा, उसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, एमपीसी होगी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। एक एमपीसी का गठन कर दिया। अब आरबीआई का गवर्नर अकेला मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड नहीं करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें 6 मेंबर होंगे। इस कमेटी का जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, उसमें चेंज करना। दूसरा क्या किया गया, इन्फ्लेशन टारगेट सेट होगा बच्चों। ऐसा नहीं हुआ में किसी व्यक्ति पर की मर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा कितने इन्फ्लेशन अच्छी है। इन्फ्लेशन टारगेट सेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट एक टारगेट बना देगी, सपोज करो 4%। अब आरबीआई की जिम्मेदारी कि उस 4% को हासिल करना। ठीक है बच्चों, तो इसी के पालन क्या होता है बच्चों, 5 साल के लिए होता है ये टारगेट, एक बार सेट करते हैं ना, तो 5 साल के लिए होता है। 2016 में सेट किया सबसे पहले, फिर उसके बाद 2021 में किया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये याद रखना, संसद नहीं करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, गवर्नमेंट भारत सरकार करती है। तो इसने टारगेट क्या दिया, 4 ± 2। भाई देखो बच्चों, एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट आंकड़ा प्राप्त करना संभव नहीं होता, महंगाई घटती बढ़ती रहती है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, सरकार ने एक टारगेट रेंज दी है। 4 ± 2 का मतलब है 2% से लेके 6% तक महंगाई हो सकती है। अगर इस लेवल पर महंगाई है तो वो अच्छी बात होती है। 4 ± 2%, 2% कम है तब भी आरबीआई, इसका मतलब आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना काम नहीं कर पाती। 6% से ज्यादा महंगाई है तो इसका मतलब है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने कार्य में फेल होगी। इसको जो जिम्मेदारी गई है, ये 4 ± 2% के अंडर में महंगाई रखनी है। उस हिसाब से इसको रेपो रेट वगैरह सेट करनी है, जो अपना कार्य करना है। तो बच्चों इसमें मुख्य चीज क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये बनाई। इसके 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं इसमें। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 3 तो इसमें आरबीआई से होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो सरकार अपॉइंटमेंट करती है। 3 आरबीआई में कौन है, एक तो आरबीआई का गवर्नर, इसका अध्यक्ष होता है बच्चों। गवर्नर की देखो पावर खत्म करिए, कम करिए, पर पूरी नहीं करी।
आज भी बॉस कौन है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? तो आरबीआई गवर्नर ही इसका चेयरमैन है। एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर, और तीसरा एक और आरबीआई से मेंबर होता है जो आरबीआई का बोर्ड डिसाइड करता है। सामान्यतः जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, मॉनेटरी पॉलिसी प्रभारी होता है, वो इसका मेंबर होता है। तो 3 मेंबर तो आरबीआई से हो गया। कौन? आरबीआई गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर, थर्ड एक और आरबीआई का कोई मेंबर होता है जो उसका बोर्ड से होता है। अब 3 मेंबर होते हैं ना बच्चों एक्सटर्नल, ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको। किसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट? जो इकोनॉमी के फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। इकोनॉमी के फील्ड में क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अभी की डेट में कौन है? एक तो प्रोफेसर, ऐसे प्रोफेसर टाइप के लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होते हैं, कहीं अच्छी जगह पे यूनिवर्सिटी में आए, आईआईएम में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इनमें प्रोफेसर होते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट, उनको बनाते हैं। असीमा गोयल है, शशांक भिड़े, शशांक है, जयंत वर्मा है, अपना सिविल एग्जाम में कोई काम के नहीं नाम। ऐसे 3 लोग होते हैं, ये अपन को याद रखना। अब ये लोग क्या करते हैं? अब भाई ये 3 लोग अलग रहते हैं, आरबीआई अलग रहता है, तो इनकी मीटिंग होती है बच्चों बीच बीच में। इनकी न्यूनतम साल में 4 मीटिंग होना अनिवार्य है बच्चों, ऐसा नहीं कि मिले ही नहीं 6 महीने तक भी। हालांकि न्यूनतम जो एक्ट में प्रावधान क्या है वो है 4 का, लेकिन परंपरा ये है कि हर 2 महीने में मिलते हैं, हर 2 मंथ में मीटिंग होती है। ये एक परंपरा रही है। अप्रैल में मिलते हैं, जून में अब हो जाएगा, फिर जुलाई अगस्त में हो जाएगा, फिर अक्टूबर में हो जाएगा। ऐसा ही है, हर 2 महीने में मीटिंग मिलते हैं, आपस में निर्णय करते हैं, आपस में मिलते हैं, इकोनॉमी की स्थिति पर चर्चा करते हैं, महंगाई की स्थिति पर चर्चा करते हैं, महंगाई क्या है और क्या हमको डिसीजन लेना है। और बच्चों जब 6 लोग बैठेंगे तो आप समझे ना क्यों लाई गवर्नमेंट इसको। एक तो आरबीआई गवर्नर अकेला डिसीजन ले, एक 6 लोग बैठ के जो विभिन्न फील्ड के एक्सपर्ट हैं, 3 बार हैं जो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं, ये सब मिलकर जब निर्णय लेंगे तो ज्यादा अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तो ये सब निर्णय लेंगे और कैसे लेंगे बच्चों? मेजोरिटी से लेंगे, बहुमत से डिसाइड होगा। सपोज करो इनमें से 3 को कुछ अलग लगता है, 3 को अलग लगता है, तो फिर आप जानते हो ऐसी स्थिति में जब टाई होता है तो फिर आरबीआई गवर्नर कास्टिंग वोट करेगा। विधानसभा में भी यही होता है, जब दोनों पक्ष के वोट बराबर होते हैं तो फिर क्या करता है विधानसभा अध्यक्ष? वो कास्टिंग वोट करता है। तो इनमें क्या होता है? मेजोरिटी से डिसीजन होगा बच्चों। समझ के बात है यहां तक? जिस डिसीजन के पक्ष में ज्यादा लोग होंगे वो डिसीजन लिया जाएगा। तो अब हम आज के मुद्दे पे पहुंच रहे हैं जो मेरा था स्पेशल मीटिंग का। तो बच्चों अब बताओ, मैं कह रहा था हर 2 माह में मीटिंग होती है। देखो कंपलसरी न्यूनतम 4 है, पर परंपरा ये कि 2 माह में होती है। अब जैसे कि अप्रैल में हुई होगी, फिर जून में हुई होगी, फिर अगस्त में हुई होगी, फिर अक्टूबर में होगी। तो बच्चों नवंबर में कहां से आएगी? अब तो अगले दिसंबर में होनी थी। तो फिर ये जो, इसलिए इसको क्या कहा गया? स्पेशल मीटिंग कहा गया। 3 नवंबर को हुई है। ये जो हमेशा मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग की परंपरा में नहीं है। हर 2 महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी की डिसाइड करने के लिए मीटिंग होती है उसके लिए नहीं है, ये अलग से स्पेशल मीटिंग हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई एग्जाम में, लगभग कोई नहीं, हर एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है बच्चों। आज के इस लेक्चर से मैं गारंटी देकर कह सकता हूं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप समझ जाओगे चैप्टर खत्म होते होते कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों जो आरबीआई एक्ट था 1934 को, उसको अपन ने क्या किया था? 2016 में क्या किया था? सरकार ने, संसद ने अमेंडमेंट किया था। तो करके क्या किया था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी। इसी का एक वो है सेक्शन 45ZN। ये सेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। कभी भी है ना ऐसा सामान्य एग्जाम में है ना आरबीआई के सेक्शन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो सेक्शन बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है उससे उसको पूछा जाता है। तो इस सेक्शन को तो आपको ओरली जबानी जैसे भी याद करना है, याद कर लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक सेक्शन क्या है? 45Z9। अब देखो बच्चों ये पूरा खेल क्यों किया गया था? जो मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट का था, सरकार ने टारगेट फिक्स किया, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। ये इसका उद्देश्य था अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का। सरकार क्या चाहती थी? आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी थे वो। पुराने टाइम में क्या होता था? गवर्नर अपनी मर्जी से मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता था। महंगाई बढ़ भी की तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी।
फिर क्यों? क्योंकि पहली बात तो रेट डिसाइड नहीं थी, कितनी परसेंट महंगाई उसको हासिल करनी है, 7% 8% कुछ भी करो हो जाए, तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन अब इसमें क्या किया गया, इसने सरकार ने क्या किया, 4 ± 2 ये टारगेट बांध दिया, 2 से 6% तक महंगाई होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई या जो मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या है, वो फेल होगी। ये लोग जो 6 लोग बैठे थे, ये सही से काम नहीं किया, जो महंगाई इतनी बढ़ गई या महंगाई कम होगी। तो इसलिए बच्चों, जो ये आरबीआई का एक्ट 45Z9 है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अकाउंटेबिलिटी तय करता है। इसमें लिखा गया है कि अगर आरबीआई 3 रेगुलर क्वार्टर का मतलब हो गया, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं बच्चों, जो इस सेक्शन 45ZN कहता है कि अगर आरबीआई, ये एमपीसी कहेंगे इसको, अगर 3 क्वार्टर तक, क्वार्टर मतलब समझ गए, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 साल का, 1/4, 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 9 माह। अगर 3 क्वार्टर तक रेगुलर कंटिन्यूस मतलब रेगुलर 9 महीने नहीं, बीच में 1 महीना में छोड़ गया, 3 क्वार्टर तक अगर जो इन्फ्लेशन जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। तो इसका मतलब माना जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी फेल होगी। मैं क्या कह रहा हूं, सरकार ने टारगेट सेट किया 4 ± 2, 2 से 6% तक। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेगुलर 9 महीने तक, 3 क्वार्टर तक अगर ये इस रेंज में महंगाई नहीं ला पाते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम नहीं कर पाते ठीक से 9 महीने तक, इतना महंगाई 6% ज्यादा है, सपोज करो 8% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो काम दिया था कि भाई तुम लोग क्या करो, बहादुरी, तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि महंगाई को 2 से 6% के बीच रखो, पर ये इसका मतलब फेल हो गया। तो फेल हो गया तो क्या करना है, क्या इनको मुर्गा बना दिया जाएगा, क्या इन मेंबर की तनख्वाह काट ली जाए, क्या किया जाए इनके साथ में? तो उसमें बच्चों एक में प्रावधान है कि ये क्या करेगा, आरबीआई की तरफ से एक लेटर जाएगा, किसको लेटर भेजना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट को लेटर भेजेगा, और उस लेटर में क्या होगा कि आरबीआई या एमपीसी किन कारणों से भाई, इसमें 3 बिंदु हैं। क्या क्या है, पहली बात तो है भाई क्यों फेल हो गया, 9 महीने तक आप लोग महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना, क्या क्या वैसे क्या कारण थे। तो इसको यहां आरबीआई बताएगा पहला बिंदु में कि भाई इन कारणों से हम महंगाई अचीव नहीं कर पाए। तो ठीक है, करने के लिए अब क्या करोगे, तो रेमेडियल एक्शन। ठीक है, चलो अब तक तो तुम लोग नाकारा साबित हुए हो, लेकिन भविष्य में क्या एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन है, ताकि महंगाई कितनी रह जाए, 4 ± 2% रह जाए। तो पहली बात तो वो क्यों नहीं अर्जित कर पाए। दूसरा, अब चलो हो गया जो हो गया, हम तो फेल हो गए महंगाई का टारगेट हासिल करने में, तो अब हम भविष्य में क्या करेंगे। और तीसरा, कितने टाइम में ये वो टारगेट वापस ले लेंगे, भाई 2 महीने में, 6 महीने में, अब भाई अगले 6 महीने में हम महंगाई कंट्रोल करके 6% से कम ले आएंगे। तो ये 3 चीजें इस सेक्शन के तहत लेटर में इनको भेजना है। तो अब लेटर लिखने के लिए, क्योंकि दोषी कौन है भाई, दोषी आरबीआई गवर्नर अकेला नहीं बच्चों, दोषी कौन है, एमपीसी है। तो अब एमपीसी को क्या करना पड़ेगा, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सब अपने अपने जगह पे मस्त रहते हैं। तो ये मीटिंग बुलाई गई किस लिए, कि जो आरबीआई लेटर लिखेगा गवर्नमेंट को, उसका कंटेंट क्या हो। भाई मैंने बताया ना आपको, जो सेक्शन क्या कहता है, भाई आरबीआई को लेटर, सरकार को लेटर लिखना पड़ेगा। अब क्या लेटर होगा वो, उसमें बताना पड़ेगा क्या कारण थे कि वो महंगाई टारगेट हासिल नहीं कर पाए, भविष्य में उसका क्या बहादुरी करेंगे कि वो महंगाई जो टारगेट हासिल कर लेंगे और कब तक कर लेंगे। तो ये सब बातों पर चर्चा करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की मीटिंग
एमपीसी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या कहा था, इसको स्पेशल मीटिंग कहा था बच्चों। ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के लिए आती है। ये स्पेशल मीटिंग थी कि लेटर जो भेज रहे हैं गवर्नमेंट को उसका कंटेंट क्या हो, कैसे भेजें और उसमें क्या क्या लिखा जाए, ये सब डिसाइड करने के लिए, चर्चा करने के लिए यह स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी। अब एक खास बात है, इस पर बहुत विवाद हुआ। जब पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी ना, तो आरबीआई गवर्नर थे कौन, बताओ कौन है, भूल गए क्या, हमारे शशिकांत जी को, शशिकांत दास, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, पहले सेक्रेटरी भी थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सेक्रेटरी थे पहले उसमें वित्त मंत्रालय में, सीनियर आईएएस रिटायर्ड हो गए, फिर रिटायर्ड होने के बाद सरकार ने इनको यहाँ टिका दिया रिटायरमेंट उसके तहत। हालांकि इनकी खास बात है कि एमएसटी में है, जिंदगी में भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उन्होंने, लेकिन देश का सबसे बड़ा इकोनॉमी चलाने वाले संस्थान का प्रमुख इनको टिका दिया। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या किया था, जो आरबीआई गवर्नर जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, कब हुई होगी बताओ, अक्टूबर में हुई होगी। तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो हमें लेटर भेजेंगे ना, आरबीआई लेटर भेजेगा गवर्नमेंट को, उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे। हम पब्लिक नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। अब गवर्नमेंट की इच्छा है वो उस लेटर का क्या करे, उसको पब्लिक करे, चाहे जो उसका, वो गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर है। हम तो अपना लेटर भेज के फ्री हो जाएंगे। तो इस पर बहुत डिबेट हुई, बहुत लोगों ने इस बयान को विरोध किया कि क्या चाहता है ये, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, पारदर्शिता, लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। और आरबीआई छिप छिप के लेटर भेज रहा है, उसका कंटेंट जनता को जानना चाहिए ना भाई, महंगाई क्यों हुआ है देश में और कब तक, और आरबीआई भविष्य में क्या करेगा महंगाई कंट्रोल करने के लिए, जनता को भी अधिकार है इसको जानने का। तो ऐसा चुप चुप के लेटर भेजने से काम नहीं चलेगा। ऐसा विवाद हुआ। तो अभी 2-3 दिन पहले एक सेमिनार था, मैं सुन रहा था लाइव इनको, शशिकांत जी को सेमिनार था। उस सेमिनार में बेचारों ने एक्सप्लेनेशन देना पड़ा इनको इस बात के लिए। सोचो, कम से कम 10 मिनट तक इसी में बोले। उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम क्या है, जैसे कि नेता होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, तो लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचता, उसके पहले पब्लिक में आ जाता है। वो लेटर लिख के मेल करते हैं, इधर पब्लिक में, मीडिया में जारी कर देते हैं। तो नेता लोग तो ऐसा करते हैं, और भी करते हैं। जैसे कोई राजस्थान का प्रदेश, कोई बीजेपी का नेता ने सीएम साहब को लेटर लिखा अशोक गहलोत जी को, तो वो गहलोत जी को बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है, वो तुरंत उसको कॉपी मीडिया में भेज देते हैं। तो कि ये ऐसा मामला नहीं है, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। इन्होंने कहा ये एक एक्ट की बात है, एक कानून है, कानून का प्रावधान है। तो कानून का प्रावधान ये कहता है कि भाई आरबीआई लेटर भेजेगा गवर्नमेंट को, पर चूंकि गवर्नमेंट क्या होगा यहाँ पर रिसीव होगा, अब तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये लेटर का क्या करना है। हम ये नहीं हो सकता कि मैंने इधर लेटर गवर्नमेंट को भेजा, उससे पहले मैं मीडिया को जारी कर दूं। इसलिए ये हमारी कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है कि हमें लेटर पब्लिक को जारी नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट के पास जब लेटर जाएगा तो वो पार्लियामेंट में भी जाएगा, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होगी फाइनेंस पर, उसके पास भी जाएगा, और वहां तो ये पब्लिक होगा ही होगा। इसलिए इस लेटर का पब्लिक होना तय है, बस कुछ टाइम की बात है। ये हो सकता है अभी हम भेजें तो हो सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद लेटर पब्लिक होगा। इसलिए ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं, जो भी बात है ओपन है, जग जाहिर है सबको। इसलिए आज न कल ये लेटर जनता के पास पहुंच जाएगा, हर आदमी के पास पहुंच जाएगा, उसको पढ़े फिर उसकी इच्छा से डिसाइड करें। ये इन्होंने सफाई दी बेचारों ने 10 मिनट तक। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मॉनेटरी पॉलिसी का। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इससे सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना। थैंक यू, जय हिंद।